आप लोग को हम इससे पहले वाले क्लास में लिफ्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना दिए थे। क्या क्या कंडीशन होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, जैसे जैसे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है यानी रोटेशन करती है, उस पर क्या असर पड़ता है ये भी बता दिए थे ना। साइज का क्या असर पड़ेगा आप उस पर बताते हैं। यहाँ तक तो समझाए थे। देखिए भाई, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कुछ रिलेशन होते हैं। कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ये याद रखेंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अब ध्यान से समझिए। स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी एक नियतांक यानी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। एम जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, उसका जो कितना उसका मास है। आर उसका रेडियस है। इतना तो पता ही होगा आप सब लोग को। अब अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि किसी चीज कोई एक, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, हम तीनों टाइप के आपको क्वेश्चन बता देते हैं। कहेगा कि किसी ग्रह का द्रव्यमान बढ़ा दीजिएगा, किसी भी ग्रह का क्या बढ़ा दीजिए, द्रव्यमान बढ़ा दीजिएगा। तो ये क्या करेंगे, द्रव्यमान बढ़ा दीजिएगा। तो उस पर जो ग्रेविटेशन खिंचाव लग रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए ना, इन दोनों में सीधा रिलेशन है, तो जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब आमने सामने होते हैं सब ना, तो इसका मतलब होता है दोनों बढ़ेगा। ऊपर नीचे होते हैं तो इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यानी मास बढ़ाने से ग्रेविटेशन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब आप बताइए कि पृथ्वी है, ये अर्थ है, आपको पता है पृथ्वी से बड़ा है आपका कौन सा चीज, जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति, जुपिटर। ये जुपिटर, तो किस पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, तो इसका मास ज्यादा है, इसलिए इसका जी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी याद रखेंगे, द्रव्यमान बढ़ने से ग्रह बड़ा हो जाता है और उसका मास जी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप कहेंगे कि त्रिज्या का वैल्यू से क्या होगा, त्रिज्या से क्या होगा, तो त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसका जी के वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे देगा, कहेगा कि एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 4 गुना है, जिसका द्रव्यमान मास कितना है, 4 गुना है, मास 4 गुना है, जबकि उसका रेडियस जो है, रेडियस त्रिज्या 2 गुना है। बताइए उस पर, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से ज्यादा होगा या कम होगा। तो आप सिंपली याद रखेंगे, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के लिए जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये तो ये पृथ्वी के लिए है, लेकिन वो कह रहा है कि हम एक ऐसे ग्रह पे ले गए हैं जिसका द्रव्यमान 4 गुना है और रेडियस 2 गुना है। तो वहां पर जी की वैल्यू निकालने के लिए, तो वहां जी की वैल्यू पृथ्वी के बराबर तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो कैपिटल जी तो चेंज नहीं होगा, एम के जगह पे द्रव्यमान कितना है, 2 गुना है, 4 गुना है तो 4 लिख देते हैं। रेडियस के जगह पे त्रिज्या कितनी है, 2 गुना है, तो 2r लिखते हैं। 2r का तो स्क्वायर ना होगा भाई, क्योंकि ये तो आर दोनों पे स्क्वायर होगा। तो कैपिटल जी एम इंटू 4 बटा आर स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि वहां पर कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। रीजन क्या है कि हम दोनों में चेंजिंग कर दिए थे। इस हिसाब से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा नहीं होता है। 2-3 क्वेश्चन, 2 ही 3 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। एक जी की वैल्यू से रिलेटेड हो जाएगा, एक पृथ्वी से ऊंचाई पे जाने पे, और पृथ्वी से गहराई पे जाने पे। दोनों सिंपल होते हैं सब। तो इसका तो आप निकाल सकते हैं मास, या फिर इसमें चेंज करके देगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसमें थोड़ा सा घुमा देता है। रेडियस जो चेंज करता है ना, वो 2 गुना 4 गुना नहीं करता है। जैसे हम आपसे कह देते हैं कि रेडियस को हम 4 गुना कर देंगे, रेडियस को हम कितना कर देंगे, 4 गुना, तो जी की वैल्यू कितनी होगी, आंसर दीजिए तो, मुंह जवानी आंसर दीजिए ना। रेडियस को हम 4 गुना बढ़ा दिए, 4 गुना, तो जी की वैल्यू कितनी होगी। नो चेंज, ऐसे कैसे होगा भाई। हाँ, 1/16 हो जाएगा, वेरी गुड। हो गया, 1/16 हो जाएगा, वेरी गुड। 1/16 होगा, क्योंकि भैया इसको बढ़ा रहे हैं तो घट जाएगा। द्रव्यमान में तो कोई टेंशन नहीं, जितना इसको बढ़ाएंगे उतने उधर बढ़ेगा, जितना इधर बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। एक चीज याद रखेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 3 टाइप के आएंगे, तीनों बता देते हैं। अगर हम रेडियस में,
रेडियस को परसेंटेज में कर देते हैं। मान किसमें, रेडियस को किसमें बढ़ा देते हैं, परसेंटेज में। कहेगा कि पृथ्वी की त्रिज्या मतलब पृथ्वी का जो रेडियस है उसमें चेंजिंग किया गया है, लेकिन वो चेंजिंग कर देगा कि n% किया गया है। पृथ्वी के रेडियस में कितना परसेंट का, n% का। जैसे वहां कह रहा था ना कि 4 गुना 5 गुना, तो इसमें नहीं कहेगा, कहेगा कि n%। कितना परसेंट, n%। तो रेडियस में चेंजिंग कितना किया गया है, n%। तो इसलिए जी में कितना हो जाएगा, 2 इंटू n%। 2 इंटू n%। n मतलब पता ही नहीं हमको क्या। जैसे कहता है कि किसी चीज, एक ऐसा ग्रह है जिसकी त्रिज्या में हम 3% की वृद्धि किए। कितना परसेंट, 3%। तो n की वैल्यू कितनी है, 3%। इसलिए g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे n% कितना है, 3%। कितना, 6% की चेंजिंग आ जाएगी। ये नियम 4% से नीचे ही लगता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन 4% से नीचे में ही देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जितना परसेंट चेंजिंग कह रहा है उसका 2 गुना कर दीजिएगा। कहेगा कि 2.5% चेंजिंग हुआ है तो 5% की चेंजिंग आएगी। तो पहला ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसमें एकदम सीधे सीधे बना दीजिएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम में हमेशा आपका 2 से 3 लाइन का देता है, उससे ज्यादा का न्यूमेरिकल वो एग्जाम में नहीं देता है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि देखिए, रेडियस पे तो पहला परसेंटेज चेंजिंग दे देगा, उसके बाद आपकी पृथ्वी पर देंगे तो यहाँ पर जो रेडियस होगा वो यहाँ के रेडियस से ज्यादा होगा, यानी विषुवत रेखा पर रेडियस ज्यादा। तो विषुवत पूछ देगा, विषुवत इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटर पे रेडियस क्या होते हैं, ज्यादा होता है, इसलिए जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको भी पता है कि रेडियस अगर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, इसका उल्टा अगर देखेंगे तो ध्रुवों पर, ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहेंगे। पोल पर बताइए भाई, पोल पर रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ता है, पोल पर रेडियस घट जाता है, पोल पर रेडियस कम है। तो यहाँ इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा था इसलिए जी की वैल्यू कम थी, और पोल पर रेडियस ही कम है इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा है, जी की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है, इसका मतलब समझिए कि कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर पृथ्वी के पास है तो उस पर सबसे तगड़ा पृथ्वी कहाँ खींचेगी, ध्रुवों के पास खींचेगी। कहाँ खींचेगी, ध्रुव के पास ही उस चीज को खींचती है। तो यहाँ पर पृथ्वी का खिंचाव बहुत ज्यादा लगता है, पृथ्वी का खिंचाव ज्यादा लगता है, और ध्रुव पर पृथ्वी का खिंचाव कम लगता है। यही वजह था कि जब शुरुआती दौर में लोग अंतरिक्ष में जाना चाहते थे 1950 और 60 के दशक में, तो उस समय के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे। जब रॉकेट शक्तिशाली नहीं होते थे तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हम रॉकेट को वहीं से क्यों ना छोड़ें जहां पर पृथ्वी के खिंचाव बल बहुत ही कम है। अब ध्रुव पर देखिएगा, अगर पोल पर तो रेडियस कम होने की वजह से खिंचाव बल ज्यादा है, इसलिए शुरुआती दौर में जितने रॉकेट छोड़े गए वो विषुवत रेखा से खींचे छोड़े गए थे, क्योंकि विषुवत रेखा पर रेडियस बहुत ज्यादा होता है और खिंचाव क्या हो जाता है, कम होता है। इसलिए भारत का जो पहला रॉकेट छोड़ा गया था वो ट्राम्बे से छोड़ा गया था, वो केरला में है। कहाँ पे, सॉरी, थुम्बा से छोड़ा गया था जो केरला में, और केरला एकदम नीचे में है। केरला कहाँ है, नीचे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ रॉकेट इतने शक्तिशाली हो गए कि अब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को मुंह चिढ़ा के चले जाते हैं कि देख ले बेटा निकल रहे हैं हम हैं GSLV, कोई नहीं रोक सकता है। 7 तारीख को भारत छोड़ने जा रहा है, 10 तो सैटेलाइट छोड़ेगा वहां पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो पृथ्वी का खिंचाव बल सबसे कम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुव पर। इसके अलावे आप देखिए और क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, पृथ्वी के ये तो रही बात, सारा का सारा कंसर्न रह गया रेडियस से। मास से तो पूछेगा नहीं, मास जितना चेंज होता है उतना ही चेंज हो जाता है जी की वैल्यू। रेडियस से यही क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे आएगा आपका ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन और गहराई से। आप पृथ्वी को छोड़कर ऊंचाई पर जाइएगा तो भी जी की वैल्यू घटेगी, और अगर गहराई में जाइएगा तो भी जी की वैल्यू घटेगी। अब हम ऊंचाई और गहराई पे चलने जाते हैं। आई होप आप रेडियस से तो समझ में आ गया होगा, त्रिज्या से। विषुवत रेखा, पहले के जमाने में जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते थे वो इक्वेटर के पास थे, और आज भी अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरी दुनिया को तो जहां जहां भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है वो ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम जो है वो इक्वेटर के पास ही बनाए गए हैं। आपको अभी भी दिखा देते हैं, एकदम इक्वेटर पर अगर नहीं है तो भी उसे इक्वेटर के पास ही रखने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। देखिए
ये है हमारे पृथ्वी का इक्वेटर, ये रेड कलर वाला इक्वेटर है। अब आपको पता होगा कि फ्रांस यहाँ पर है, ये है ना फ्रांस। अभी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है चार्ली हेब्डो मैगजीन को लेकर और फ्रांस में विरोध को लेकर यहाँ पर। अब यहाँ कितना भी विरोध हो जाएगा, फ्रांस का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आगे देखिए, फ्रांस यहाँ पर है तो फ्रांस ध्रुव के निकट आता है, इसलिए यूरोप के जितने लोग हैं वो अपना सैटेलाइट छोड़ने के लिए फ्रेंच गुयाना आते हैं। कहाँ आते हैं? फ्रेंच गुयाना। अब आप बताइए, ये लोग लोल थे जो इतना दूरी पे आके इस सैटेलाइट को यहाँ से लॉन्च करते हैं एरियन 5 नामक रॉकेट से। तो फ्रेंच गुयाना से क्यों लॉन्च करते हैं? क्योंकि आपको भी पता है बबुआ कि ये जो फ्रेंच गुयाना है ये ध्रुव के पास ना होकर विषुवत रेखा के पास है, और विषुवत रेखा के पास रेडियस ज्यादा है, जिस वजह से जी की वैल्यू कम है। देखिए ये है ना फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। भारत ने भी, भारत का पहले कहाँ था? थुम्बा में था, अभी क्या श्रीहरिकोटा में। भारत क्यों नहीं कश्मीर से छोड़ देता है? तो थोड़ा खींच देगा, पृथ्वी पे गिर जाएगा वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? अब जिनके आगे चांसेज नहीं है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, संसाधन नहीं है विषुवत रेखा पर आने का, वो तो मजबूरी में छोड़ेगा। अमेरिका को भी देखिएगा तो अमेरिका इतना बड़ा है, ये है अमेरिका। अमेरिका का सैटेलाइट कहाँ से छोड़े जाते हैं आप बता सकते हैं? फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा एकदम निचला भाग से छोड़ता है, फ्लोरिडा से। क्यों? क्योंकि पता है कि जितना हम विषुवत रेखा के करीब आएंगे पृथ्वी पर खींचा उतना ही कम लगेगा, फ्लोरिडा से छोड़ता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रूस है, रूस अपना बैकानूर से छोड़ता है यहाँ कजाकिस्तान में, क्योंकि रूस का निचला, वो भी कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ सके, लेकिन रूस का नीचे किसी नहीं है, तो रूस के रॉकेट वो पावरफुल बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज हो गई जी की वैल्यू से। ध्रुवों पर जी का वैल्यू ज्यादा, पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब ऊंचाई और नीचाई वाला क्वेश्चन बता दे, किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना? बाबू लखीराम बं, लखीराम बंदारी बता रहे हैं बाबू ऊंचाई पर। एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऊंचाई पर जाने पे क्या होगा। अगला टॉपिक है ना ऊंचाई पर जाने वाला। अभी ये तो बता दे भाई जी पे क्या इफेक्ट पड़ा, अब ऊंचाई पे देखते हैं। देखिए हाइट का क्या असर पड़ता है। पहला चीज याद रखेंगे कि अगर आप पृथ्वी के समुद्र तल पर, समुद्र तल, समुद्र तल मतलब समझते हैं? समुद्र का जो तल होता है इंग्लिश में इसे कहते हैं सी लेवल। सी लेवल, सी लेवल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? सी लेवल पर। अब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि इससे ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। तो अगर आप कभी भी पृथ्वी से ऊंचाई पर जाइए या फिर गहराई पर जाइए, गहराई, फिजिक्स ध्यान से समझने की चीज है बबुआ। जल्दबाजी करिएगा ना फिजिक्स रुला देगा आपको। इत्मीनान से समझिएगा, जिंदगी में कभी दिमाग से नहीं उतरेगा। यानी अगर आप समुद्र के तल पर हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये समुद्र है, जेन्युइन है कि समुद्र का तल जमीन से तो नीचे होता है, जहां जहाज चलती है वहां जी का वैल्यू ज्यादा होता है। अगर आप उसे छोड़ के जमीन पे आ गए तो थोड़ा जी की वैल्यू घटेगी। पहाड़ पे चढ़ गए तो और घटेगा, हवाई जहाज में चढ़ गए और घटेगा, अंतरिक्ष में जाएंगे और घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंतरिक्ष में चल जाएंगे शून्य हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गहराई में जाइएगा तो भी घटेगा, गहराई में जाइएगा तो भी घटेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए। अगर हमें किसी को फाइट मारना है, एक फाइट मारना है, तो हमारा एक रेंज है कि भैया हमारे को यहाँ पे रहेगा ना तो बड़ी हुमच के एक फाइट मारेंगे, यहाँ रहेगा तो इतना हुमचौआ मारेंगे कि फेंका जाएगा। लेकिन इससे दूर अगर वो यहाँ चला जाता है तो मेरा फाइट से दूर चला जाता है, लगेगा तो बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर एकदम सट गया हमारे पास तो वो फाइट नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई मुक्का मार रहा है, ओकरे जाके पकड़ लीजिए तो अभी फाइट नहीं लगेगा। नहीं चल रहा, क्या हो गया? हो गया क्या? हाँ। समझ रहे हैं ना कि अगर कोई हमसे बहुत ज्यादा दूर चला गया तो भी दिक्कत, सट गया तो भी। इसलिए याद रखिएगा फिजिक्स के इस हिसाब से, अगर आपको कोई बड़ा हथियार लेकर मारने आ रहा है, बड़ा हथियार का मतलब है कि बड़का राइफल लिया है या लाठी लिया है, तो गलती से भी उस आदमी से दूर मत भागिए, वरना दूर भागेंगे तो मार देगा। तो उससे क्या कीजिए, पास आके सट जाइए। समझ में आए? अगर कोई बड़का लाठी ले ले तो सट जाइए, तो मारेगा कौन चीज से? नहीं ना मार पाएगा। और दूर जाएंगे तो हुमच के रख दे। बड़का राइफल लिया तो सट जाएंगे तो राइफल वैसा ऐसे मारेगा का। लेकिन अगर छोटा हथियार लिया है तो दूर भाग जाइए।
क्योंकि छोटे हथियार का रेंज ज्यादा नहीं होता। चाकू लिया तो कह देगा आओ खान सर बोले हथियार लिया सर, ये चाकू लेंगे घोंप देगा। छोटा हथियार है तो दूर भागिए, बड़ा हथियार है तो पास आ जाइए, नहीं मार पाएगा। से मतलब नहीं। अब यहाँ समझा देते हैं आपको, यह तो समझ में आ गया। ऊंचाई पर जाइएगा तो भी घटेगा, गहराई पे जाइएगा तो भी घटेगा। ऊंचाई के लिए फॉर्मूला अलग है, गहराई के लिए फॉर्मूला अलग है। ये तो समुद्र तल पर सबसे ज्यादा होता है। दोनों के फॉर्मूला हम आपको बता। पहला फॉर्मूला हम बता देते हैं ऊंचाई के लिए। किसके लिए? ऊंचाई पर क्या फॉर्मूला लगता है। अब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट नहीं हैं कि जो हम आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाएंगे, हालांकि हम आपको बता देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन हम कहते हैं कि ये पृथ्वी से ऊंचाई पे चला गया है। ये नियम कब लगता है? जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है तब ना ये चीज इसकी त्रिज्या हो जाती है, त्रिज्या ये हो जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, तो ये भी तो ऊंचाई शामिल करिएगा एच में, तो उसकी त्रिज्या यानी रेडियस में ये वाली तो दूरी रहेगी ही, ये भी जुड़ जाएगी। तो फॉर्मूला ये थोड़ी रहेगा, तब तो दोनों फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा जी बराबर क्या हो जाएगा, क्या जी बराबर क्या है, एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर, एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर क्या किया गया है, जब भी कोई चीज ऊंचाई पर जाती है तो उसमें क्या होता है, जी की वैल्यू में क्या आती है भाई, कमी आएगी। अब वो कमी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समझ में आ गया क्या आ गया, जी एम बाई एच प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि वो एच ऊंचाई पर गया था। कितनी ऊंचाई पर गया था, एच ऊंचाई पर। फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ के लिए ये ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है। जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो भैया ऊंचाई पे गया तो जोड़ दीजिए जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। इससे दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला ये देगा कि कह देगा कि कोई ऊंचाई दे देगा 5000 मीटर की ऊंचाई पर गया है, तो आपको पृथ्वी की त्रिज्या पता होनी चाहिए। पृथ्वी का रेडियस 6400 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। आगे बढ़ जाए, 6400 किलोमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, पता है कि बताइए कि अगर हम जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, जितनी पृथ्वी की रेडियस है, उतना ही ऊंचाई पर अगर हम चले जाएं, उतना ही ऊंचाई पर चले जाएं तो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए कैपिटल जी इज इक्वल टू, इसके जगह तो जी एम के जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस उतना ही है, लेकिन कह रहा है कि ये ऊंचाई उतनी ही रखनी है जितनी त्रिज्या है, तो ऊंचाई की जगह पे भी आर रख देते हैं। हो गया, ये हो गया स्क्वायर। जी डैश बराबर कैपिटल जी एम बाई 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अरे r प्लस आर 2r हो जाएगा ना, तो r स्क्वायर इंटू 2। लो भैया कितना हो गया, तो ये देखिए ये तो g की वैल्यू है, जी एम बाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, g की वैल्यू है। अब बटा में 4 है तो कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथाई, यानी ओरिजिनल g से कितना हो जाएगा, 4 4 कम हो जाएगा। ये फेमस बहुत क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा, चौथाई। बहुत तेजी से आंसर निकाल देता है, वेरी गुड। शशिकांत कुमार, आधा कैसे हो गया जी आपका, आप खुद देखिए ना, सबसे अलग आंसर आपका है, आधा कैसे हो जाएगा। स्क्वायर नहीं किए हैं खाली जोड़ दिया है, 2 + 2 2r। अरे स्क्वायर भी करो भाई। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, जो घबराया गया काम से। फिजिक्स इत्मीनान से पढ़ने का चीज, बड़ा सिंपल होता है फिजिक्स, समझ में आएगा नहीं आएगा। ये हो गया। और मान के चलिए कि वो दे देता, कोई वैल्यू दे देता, सपोज कि ये कोई वैल्यू दे देता, तो वैल्यू रख के सॉल्व करता आदमी। क्योंकि जी इसका वैल्यू 6400 किलोमीटर है, एच कहेगा कि कुछ और बढ़ाएगा अपना, देगा 2000 3000 ऐसे करके। एग्जाम में कभी भी ऐसे वैल्यू देता है तो कटने वाला देता है। अभी हम मुँह जबानी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो वैल्यू नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा। वहाँ जो एग्जाम में देता है तो नॉर्मल कट जाता है। आप पढ़े हैं किसी भी मैथ हो तो कहीं भी दिखेगा ना, ऐसा वैल्यू देगी सॉलिड कट जाएगा। ऊंचाई के लिए फॉर्मूला याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1/5 कैसे आ गया, सर मेरा पड़ोसी आईआईटी की तैयारी करता है, मेरा माथा खराब कर देता है।
तो भाई आप आईआईटी की तैयारी करने वाले से क्यों लग रहे हैं? आप उससे सिखाइए ना। अब एक बात बताइए, सबका सिलेबस अलग होता है भाई। आप आईआईटी वाले को कहिएगा ना कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, फरगाना में, फरगाना के बाद समरकंद की लड़ाई लड़ा, समरकंद के बाद वो फिर काबुल आया, फिर कंधार आया, फिर भारत में आया, पानीपत का युद्ध, उसके बाद खांडवा का युद्ध, भाग जाएगा आईआईटी वाला। तो वो कहेगा कि मेरा दिमाग खा जाता है। उसका सिलेबस अलग है, आपका सिलेबस अलग है, दोनों अलग चीज है ना भाई। दोनों को क्यों मिलाइएगा? फौजी को सिखाया जाता है जान लेना कैसे है, डॉक्टर को सिखाया जाता है जान बचाना कैसे है। दोनों को मिलाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़े। दूसरा चीज, गहराई पर। ऊंचाई पर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे जी? किसी को दिक्कत है? बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सिद्ध करने के लिए आपको आईआईटी वाले के पास चल जा रहा है। नहीं जरूरत है सिद्ध करने की आपको, इतने से ही काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम लोग क्या देख लेते हैं बाबू, गहराई पर देख लेते हैं कि अगर पृथ्वी से गहराई पर जाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा गहराई पर। तो गहराई के लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है। हम लोग को लगता था जब से हम लोग ये इंटर में पढ़ते थे तो सर ने ये वाला फॉर्मूला बता दिया था, तो हम लोग कहे कि सिंपल है, गहराई के लिए क्या करना है। वो ऊंचाई पे गया था तो जोड़ दिए थे, और गहराई पे गया था तो घटा देंगे उतना। नहीं होगा रे भाई, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि ऊंचाई पर जाने से गहराई पर जाने से अलग अलग सिचुएशंस में बनते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कि इस जी बराबर जी डैश, यानी जो बदला हुआ जी है वो पहले के जी, यानी जो बदल गया है जी, जी डैश बराबर पहले के जी इंटू 1 - h/r होता है। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा उटपटांग हो जाता है। अब मजबूरी ये है कि ये टारगेट बैच है, दिसंबर में एग्जाम है, हम फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाएंगे तो क्या फायदा होगा, और सिद्ध करके भी जानेंगे क्या। जी डैश यानी बदला हुआ जी, वहां कोई जी डैश नहीं था, यहाँ जी डैश है। जी डैश बराबर पहल का जी इंटू 1 - h/r ई, 1 - h/r ई, 1 - h/r ई। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये पृथ्वी है, ये इसका रेडियस है, सॉरी आर है। अगर हम खोद कर इसके केंद्र तक चले जाएं, पृथ्वी के केंद्र तक चले जाएं, तो जी की वैल्यू कितनी होगी? केंद्र पर जी की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला से निकालिएगा। केंद्र पर जी की वैल्यू कितनी होगी? पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। सर मेरा कमेंट पढ़ते नहीं है इसीलिए 1/2 लिख दिए थे। जीरो सही है। लड़का कह रहा है सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे थे इसीलिए हम गलत आंसर दे दिए ताकि मेरा कमेंट पढ़ लो। भाई आपके पास भी सारे कमेंट दिखते होंगे, आप बताइए सबके कमेंट को आदमी पढ़ेगा कैसे? फिर तो पढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के अगर हम केंद्र तक गए हैं, किसी चीज के केंद्र तक जाए हैं, तो इसका मतलब आप जो गहराई में उतरे हैं वो उसकी त्रिज्या यानी रेडियस की इतनी गहराई में उतरे हुए हैं। तो जी डैश इज इक्वल टू पहिल का जी इंटू 1 - कितना गहराई पर गए होंगे जितनी उसकी त्रिज्या है। तो एच बराबर क्या हो गया, त्रिज्या के बराबर। अब पहले ही आर है तो आर से आर कटेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो भैया 1 - 1 बराबर जीरो, और जीरो कोनो चीज को निपटा के फाइल समाप्त कर देता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू शून्य हो जाती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कह देगा कि पृथ्वी के त्रिज्या की आधी गहराई पर, तो भी निकालिएगा यार, कोई खास दिक्कत थोड़ी आएगा। जी डैश बराबर n - एच जो है त्रिज्या के बराबर नहीं, इसकी आधी दूरी पर, यानी आर जितना त्रिज्या है उसकी आधी गहराई पर। तो r/2 गहराई हो गया। अब बटा में पहले से आर है तो आर रख देंगे, इससे कट गया, कट गया। जी डैश बराबर एक में से आधा गया, आधा, तो ये हो जाएगा जी बटा आधा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। अगर हम पृथ्वी के जितनी त्रिज्या है उतने घुस गए तो केंद्र पे पहुंच जाएंगे, शून्य हो जाएगा। लेकिन जितनी त्रिज्या है उसका आधा जाएंगे तो फिर आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? तो ये ऊंचाई और गहराई दोनों वाला चीज आप समझ गए। अंतरिक्ष में जाएंगे तो जी की वैल्यू शून्य हो जाती है। बहुत ज्यादा हाइट पे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में जी की वैल्यू शून्य, केंद्र पर जी की वैल्यू शून्य। देखिए ध्यान से,
ऊंचाई पे जाएंगे जी का वैल्यू घटेगा, अंतरिक्ष में चल जाएंगे शून्य, गहराई में जाएंगे जी का वैल्यू घटेगा, केंद्र पे चल जाएंगे शून्य, समुद्र तल पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर बहुत ज्यादा होता है, ध्रुवों पर ज्यादा होता है, ध्रुवों पर ज्यादा होता है। हो गया। पृथ्वी की ऊंचाई गहराई सब पे हो गया। देखो भाई, इस टाइप से क्वेश्चन आपके ज्यादा रहते हैं, ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन जी से पूछता है कि त्रिज्या में यदि 4% की वृद्धि कर दी गई तो जी की वैल्यू में तो 2 का गुणा कर दीजिएगा, 8% की वृद्धि देखी जाएगी। विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज्यादा, जी की वैल्यू कम, इसलिए रॉकेट विषुवत रेखा से, ध्रुव पर आर कम, जी की वैल्यू ज्यादा। एक एक करके पढ़िए, पहले एक एक करके, एक के बाद खिचड़ी कर देंगे तो दिक्कत हो जाए। तो यहाँ हमने ले लिया है त्रिज्या से, और यहाँ हम लिए हैं ऊंचाई नीचाई से। तो पहले समुद्र तल पर अधिकतम, ऊंचाई पे जाएंगे घटेगा, एकदम में हिल जाइएगा अंतरिक्ष में शून्य हो जाएगा। दूसरा, गहराई पे जाएंगे तो भी घटेगा, हचाक से घुस जाएंगे केंद्र पर तो भी शून्य हो जाएंगे। फॉर्मूला ऊंचाई के लिए स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और गहराई के लिए अलग फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी इंटू 1 - एच बटा आर का, एच बटा आर। किसी को दिक्कत, कुछ लोग आर के जगह पे आर ई लिखते हैं, आर के जगह आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सीबीएसई वाला लिखता है ऐसा आर ई, अरे सीधा लिखना रे भैया, आर, आर ई एम ई, मास ऑफ अर्थ। तो समझ में आ गया। रितेश कुमार सर, मोबाइल में आंख दर्द करने लगता है। सर एप्लीकेशन अपडेट कर दीजिए जिसमें टीवी पर भी चलने लगेगा। हो गया, इनको टीवी पे भी चलाना है। ये हो गया भैया आपका जी की वैल्यू। इससे ज्यादा एनटीपीसी वाले चीज में नहीं पूछता, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो नॉन टेक्निकल से कितना चीज पूछेगा, टेक्निकल से चीज से तो है नहीं, टेक्निकल वाले में थोड़ा अलग पूछता है। आईटीआई किए रहेंगे, टेक्निकल के लिए क्या चाहिए आपका, आईटीआई होना चाहिए। तो आप खुद से सोचिए, होशियार है, नॉन टेक्निकल है। अब आते हैं दो चीजों पर, एक होता है पलायन वेग और दूसरा होता है आपका कक्षीय चाल। पलायन वेग क्या होता है और कक्षीय चाल क्या होता है। देखिए, ये कोई ग्रह है, हमारे लिए जनरली हम लोग पृथ्वी लेते हैं, तो ये है भैया पृथ्वी, ये एक ग्रह है। अगर आप इससे सोचिएगा कि भाग जाए तो ये ससुरी घींच लेगी पृथ्वी, सोचिएगा भाग जाए तो घींच लेगी, जैसे भागिएगा घींच लेगी, क्योंकि इसमें जी की वैल्यू काम कर रही है, स्मॉल जी खींचता है उसको वापस। लेकिन किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, कितना घींच पाइएगा। अगर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो आप चले जाइएगा, नहीं खींचिएगा उसको। तो उसी को बोलते हैं पलायन वेग। क्या कहेंगे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एक ऐसा वेग, एक ऐसी वेलोसिटी अगर जिससे किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को ही पार कर जाता है और लौट कर नहीं आता है, उसे कहते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। कौन सा वेग, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। आगे बढ़ जाए, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग में किसी को दिक्कत है। एनटीपीसी दिसंबर में नहीं है, वो हम जब डेट फिक्स किया था ना उसी समय बोले थे। चलो आप ध्यान से समझिए, हम लोग को तो वैसे भी टारगेट लेके चलना है ना, आराम से देखते चलिए। पलायन वेग क्या होता है बहू, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह वेग जिसे प्राप्त कर कोई वस्तु एस्केप कर जाती है, यानी वीई, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, पृथ्वी के सीमा को ही छोड़ के चली जाती है, तो उसे कहते हैं पलायन वेग। क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। पलायन वेग से दो क्वेश्चन आते हैं, पलायन वेग से दो क्वेश्चन आते हैं। पहला कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वी ई लिखना जरूरी है क्योंकि इसके वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है √2 g r। आर मतलब रेडियस, जी मतलब 9.8, ये हो गया। दूसरा कि ससुरा होता कितना है, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे, दू की जगह पे डू, जी की जगह पे 9.8, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इतना को निकालेंगे ना तो ये लास्ट में आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
समझ में आ रहा है? इतना भयानक इसके वेलोसिटी होता है। अगर आपको पृथ्वी को छोड़कर जाना है, आप चाहते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर चले जाए, तो पृथ्वी कहती है कि बेशक आप हमें छोड़कर चले जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि आपका स्पीड 1 सेकंड में 11.5 किलोमीटर। आप चलिए, हम आप पे मेहरबानी कर देते 11 लिखते हैं, यानी आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। यानी ऐसे फेंक रहे हैं ना, 1 सेकंड में कितना चला जाना चाहिए? 11 किलोमीटर। तभी आप जा सकते हैं इसको छोड़ के, अदरवाइज में आप नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचिए कितना खतरनाक है पृथ्वी को छोड़कर जाना। इसीलिए हवाएं, आंधी, तूफान, ये बादल जो हमारे पे वर्षा कराते हैं, ये हमारे वफादार नहीं है, ये कब का हमें दगा देकर चले जाते हैं। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो मजबूर करके रखा है इन हवाओं को, इन आंधियों को, इन बरसात, ये बादल, ये आसमान, सबको, कि तुम्हें मजबूरी में हमारा साथ देना है। इसलिए याद रखिएगा कि दुनिया में अगर डर खत्म तो रिश्ता खत्म, भय बिना प्रीत कहाँ। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते हैं अगर समंदर खारा न होता। अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब भाग जाते हैं, सब यहाँ से दूसरे गोला पे खींच के रखा है हमारे लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे ग्रह पे ईंटा चलाइएगा तो पृथ्वी पे घुस जाएगा। ईंटा के लिए भी यही नियम है कि हमें छोड़कर जाने वाले भी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड प्राप्त करके दिखाएं, और हमारे अंदर आने वाले भी इतने ही स्पीड को दिखाएं, वरना बर्बाद हो जाओगे, नहीं आने देंगे। अगर मान लीजिए जाने के लिए चल गए और उधर से कहेंगे दूर तरीका ढलान पे से, कैसे पहाड़ पे से आदमी उतरता है ढलान पे से, कहता है इंजन बंद कर दो ना, आराम से चलते हैं, डगर नहीं ना है, डगरना। तो ना डगरौना नियम काम नहीं करेगा। आते वक्त में भी इतना ही स्पीड होनी चाहिए, आते वक्त में भी कितना होना चाहिए? इतना ही स्पीड होना चाहिए। तो ये स्पीड को देने के लिए दो चीजें आती हैं। पलायन वेग को देने के लिए इंजन में आता है, एक आता है जिसे कहते हैं क्रायोनिक इंजन। क्रायोनिक इंजन, क्रायोनिक इंजन। ये क्रायोनिक इंजन जो होता है ये बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे, -200 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है क्रायोनिक इंजन। ये क्रायोनिक इंजन कहाँ लगाए जाते हैं? तो रॉकेट्स में लगाए जाते हैं। रॉकेट उसे कहते हैं जो वो वापस लौट कर नहीं आता है, सैटेलाइट को छोड़ देता है। और एक होता है शटल। शटल जो होता है, स्पेस शटल, ये लौट कर आता है। लेकिन लौट कर आने के लिए इन दोनों में कौन से इंजन लगाए जाते हैं? क्रायोनिक इंजन। क्रायोनिक इंजन -250 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, इतना तगड़ा होता है क्रायोनिक इंजन। तो कहेगा कि पलायन वेग का फॉर्मूला तो √2GR, √2GR वैल्यू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जाने के लिए, वापस आने के लिए भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना भयानक स्पीड। ससुरा कल्पना कीजिए कि आपके गांव से कोई दूसरा शहर है 11 किलोमीटर। आप कल्पना कीजिए जहां जहां आप रहते हैं। ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं चलता रहता कहाँ कहाँ है। आगे आए, चलिए देखिए ध्यान से, बात समझिए। आप सोच सकते हैं कि आपसे 11 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर है, और सोचिए आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 सेकंड में वहां पहुंच जाए। कितनी भयानक स्पीड होनी चाहिए पृथ्वी को छोड़ने के लिए पलायन वेग। पलायन वेग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रहना चाहिए, और आने के लिए भी इतना। इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है पता आपको? सबसे बड़ी बाधा आती है हवाओं का घर्षण। आप ट्रेन में या मोटरसाइकिल में या बहुत तेज गति से चलने वाली वाहन में आप केवल अपना मुंडिया बाहर निकालिएगा, इतना तेज हवाओं का रगड़ आएगा, इतना तेज आएगा कि आपका मुड़िया सचुरा लगेगा, उधिया जाएगा। इसीलिए जब कोई चीज 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जाती है तो सबसे बड़ी समस्या इसमें देखने को मिलती है, वो होती है तापमान की। तापमान इसका हो जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई चीज इतना स्पीड से जाती है तो 3000 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इसलिए इसको बचना जरूरी होता है। इसके लिए इसके बाहर एक लेप लगाई जाती है जिसका नाम होता है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर। और होता है टाइटेनियम। कार्बन फाइबर या टाइटेनियम की एक परत चढ़ा दी जाती है। इंजन लगाया जाता है क्रायोनिक, जो इंजन इतना स्पीड दे सके। लेकिन इंजन के बाद भी उस ससुरा का टेम्परेचर हो जाता है रगड़ के कारण 3000 डिग्री सेल्सियस।
इसको रोकने के लिए उसके बाहर कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की एक परत लगा दी जाती है। ये परत उस घर्षण से उत्पन्न होने वाले टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देता है, इसलिए अंदर का इंजन, अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स, अंदर बैठे शटल में, रॉकेट में तो आदमी नहीं बैठता, आदमी बैठेगा शटल में क्योंकि रॉकेट वापस से नहीं आता, बैठा के छोड़ दीजिएगा ऊपर रह जाएगा, तो अंदर बैठे रॉकेट या शटल की चीज सुरक्षित रहते हैं। कल्पना चावला के साथ मामला हो गया गड़बड़। कल्पना चावला का जब रॉकेट ऊपर गया था तो रॉकेट जैसे लॉन्च किया था ना, तो उसी वक्त उसमें एक स्क्रैच आ गया था, लड़ गया था, उसका एक पार्ट टूट के नीचे गिरा और लड़ गया, स्क्रैच आ गया था। तो जो कल्पना चावला का जो शटल था, स्पेस शटल अपोलो मिशन, उसका जो बाहर का कार्बन फाइबर या टाइटेनियम था वो हल्का स्क्रैच आ गया। तो स्क्रैच आने से उसमें दरार पड़ गया, वो कैसे भी तो पृथ्वी के जाने वाले चीज को तो पार कर गया, लेकिन जब री एंट्री किया ना, री एंट्री, तो री एंट्री के समय उस वो झेल नहीं पाया। मान लीजिए कहीं कहीं कट गया तो झेल ले, 2 दिन बाद थोड़े ना झेला पाता। वापस आते समय वो हल्का सा एरिया कटा था, बहुत ज्यादा नहीं, इतना एरिया कटा हुआ था, लेकिन उसी एरिया का टेम्परेचर 3000 डिग्री हो गया, बाकी सही रहा, तो वो एरिया गल गया, और गलने के बाद वहीं से क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया, और कल्पना चावला के शरीर के चीथड़े उड़ के चले आए। यहाँ पर जाने में थोड़ी सी गलती की गई थी। 1.5 महीना लगा था इसकी जांच करने के लिए। बाद में जब वीडियो रिकॉर्डिंग आया तब सामने आया था कि जैसे जा रहा था तो इसका एक पार्ट नीचे, मतलब है ना वहां पे स्क्रैच आ रहे हैं। ये हो गया आपका पलायन वेग। पलायन वेग समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात बताइए, अगर किसी चीज की त्रिज्या बढ़ाइएगा तो पलायन वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जेन्युइन है भैया, पलायन वेग बढ़ेगा। नहीं दिख रहा है आपको? बबुआ त्रिज्या बढ़ाएंगे तो पलायन वेग बढ़ जाएगा, और त्रिज्या घटाएंगे तो पलायन वेग घट जाएगा। आपको भी पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर देंगे तो सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह का नाम बता भाई। बृहस्पति, वेरी गुड, बृहस्पति है ग्रह, बृहस्पति। तो उस पर पलायन वेग 59 किलोमीटर पर सेकंड है। उसको छोड़ना है तो और भयानक भागना पड़ेगा, 59 किलोमीटर प्रति सेकंड, और उतरना भी है तो उतने ही, इसलिए कोई बृहस्पति पे जाता ही नहीं है। चंद्रमा पर पूछता है कि चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होगा, तो आप बताइए चंद्रमा का रेडियस कम है या नहीं है? चंद्रमा का रेडियस कम है कि नहीं है? चंद्रमा का रेडियस जी कम है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग 2.3 होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? 2.3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? 2.3। यहाँ चंद्रमा मून का लिख देते हैं, मून का 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। सब कुछ यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड में कुछ नहीं है। यहाँ मीटर पर सेकंड का कोई बात नहीं, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है पलायन वेग में? पलायन वेग समझ में आ गया? इसके वेलोसिटी क्या होता है? आगे बढ़े जाए, चलिए। हाँ वही कुछ लोग कह रहे नहीं सर पृथ्वी पर 2.4 होता है। अरे भाई वही है, 2.35 का मतलब कौन चीज हुआ? हो गया, बढ़ा दीजिए इसको 4। आगे देखिए, ये है कोई ग्रह, मान के चलिए पृथ्वी है, यहां से हम किसी वस्तु को पलायन करा दिए। पलायन मतलब स्केप करा दिए, ऐसे स्केप करा दिए, तो स्केप वेलोसिटी से कराए होंगे VE से, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये इसका चक्कर लगाए। चक्कर लगाए। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि किसी चीज का चक्कर लगाने के लिए कौन से वेलोसिटी की जरूरत होती है, कौन से वेग की जरूरत होती है? आंसर देंगे लोग, कितने लोग बता सकते हैं? क्योंकि हम ये आपको एक बार बता चुके हैं। ये बताइए, इसको कहते हैं कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन हम इसको आप पहले ही बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला बताइए, कौन से चाल की जरूरत होती है? नाम भी बता दीजिए, फॉर्मूला छोड़िए, कि एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कौन से चाल की जरूरत होती है? आंसर देंगे? आंसर वेरी गुड, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेरी गुड। हम ये पढ़ा दिए बाबू, क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा दिए ना। अरे ऑर्बिटल ये रट्टा मारने वाला है, क्रिटिकल। दबादिश महतो, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेरी गुड। कोणीय वेग है, कोणीय वेग की क्रिटिकल।
अरे क्रांतिक वेग चाहिए बकलोलो, आप बोले थे मौत के कुआं में कैसे घूम जाता है बिना गिर ले, बिना गिरे घूम जाता है मौत के कुआं में। किसमें? मौत के कुआं में। तो भैया मौत के कुआं की तरह ही तो है ये उपग्रह, अगर कम करेगा तो धाए दे पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो इसको क्या चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए। तो किसी सैटेलाइट को उड़ाने के लिए, किसी भी सैटेलाइट को उड़ाने के लिए कौन सा वेलोसिटी चाहिए? तो चाहिए पलायन वेग। लेकिन घुमाने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके ये पृथ्वी है, ठीक है, यहां से स्केप करा दिए हम वी से, लेकिन घुमा देंगे हम क्रिटिकल वेलोसिटी से। घुमाने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी की अंडर रूट क्या होता है? जी आर होता है, पढ़ाए थे? अंडर रूट जी आर होता है रे भैया, ना पढ़ाए थे? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इसी को ग्रेविटेशन फोर्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी को यहां पर क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसे कहते हैं कक्षीय चाल। तो भैया ये कक्षीय चाल कुछ नहीं है, मौत के कुआं में जो चाल चाहिए ना वही चाल उपग्रह को चाहिए। मौत के कुआं में जो चाल होना चाहिए वही चाल चाहिए, कक्षीय चाल होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम आपको यहां बताते हैं। बताइए भैया स्केप वेलोसिटी यानी पलायन करने के लिए कितना चाहिए? पलायन करने के लिए कितना चाहिए? पलायन, पलायन मतलब क्या होता है? स्केप वेलोसिटी कितना चाहिए? अंडर रूट 2 GR, यही ना? जबकि घूर्णन करने के लिए कितना चाहिए? कक्षीय चाल कितना चाहिए? कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी VO लिख देते हैं, ये अंडर रूट GR, यही ना है? अंडर रूट GR, अंडर रूट GR। एक बात हम आपसे पूछते हैं, देखिए यहां देखिए, पलायन वेग VE इज इक्वल टू, पलायन वेग VE इज इक्वल टू कितना होता है? हम ऐसे लिख सकते हैं, देख ना बबुआ, अभी तो बतिया बराबर है, अभी भी तो बतिया बराबर है रे भाई। भाई ये खोपड़िया का बाहरवा निकाल दिए, अभी भी इसके वेलोसिटी वही है, कुछ अलग तो लिखे नहीं है। लेकिन एक रिलेशन बन सकता है, स्केप वेलोसिटी V इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अंडर रूट RG की जगह पे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी लिख सकते हैं इस RG की जगह पे। तो यहां लिख सकते हैं VO, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ क्या लिख देंगे? VO। तो दोनों में रिलेशन हो गया, दोनों में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। यहाँ पर इस रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ग्रह है, पृथ्वी, ये कोई ग्रह है, ठीक है, इसके बाहर कोई उपग्रह क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। किस वेग से वो चक्कर लगा रहा होता है? कक्षीय चाल से चक्कर लगा होता है। लेकिन इस कक्षीय चाल में अगर √2 का गुणा कर दे, यानी उसकी स्पीड में हल्का सा वृद्धि कर दे, कितना वृद्धि कर दे? तो √2 गुना वृद्धि कर दे, तो वो कक्षा में चक्कर लगाएगा या पलायन कर जाएगा? तो जैसे ही आप किसी ग्रह के चक्कर लगा रहे किसी ग्रह में, √2 गुना की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, √2 गुना की वृद्धि करते हैं, वो क्या हो जाता है? पलायन कर जाता है। क्या कर जाता है? पलायन कर जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? कितना गुना से पलायन करेगा? √2 गुना अगर उसमें कर दिए तो वो क्या कर जाएगा बबुआ रे? पलायन कर जाएगा। आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए? किसी को कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन दे दिया था परसेंटेज में, तो याद रखो भैया 41%, ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था कि किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की चाल में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए? तो 41% की वृद्धि करेंगे तो पलायन कर जाएगा, या √2 का गुना कर देंगे तो वो पलायन कर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कक्षीय चाल को तो हम पहले ही पढ़ा दिए थे, उस समय उसका नाम बताए थे मौत के कुआं में। क्रिटिकल वेलोसिटी यहां बता रहे हैं कक्षीय चाल। आगे बढ़ जाए, अरे 11.2 बबुआ वो तो पलायन वेग है। 11.2 क्या चीज है? पलायन वेग है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में।
कक्षीय चाल वगैरह सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पलायन वेग सब समझ में आ गया आप लोग को? कक्षीय चाल क्या होता है? अब आपका बच गया उपग्रह, बच गया सर। उपग्रह क्या है? फिर केपलर का नियम क्या है? केपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। धीरे धीरे आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को खत्म करेंगे। अचानक करेंगे तो बहुत बड़ा का चैप्टर, अचानक खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे इत्मीनान से इसको खत्म कर दीजिएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना है। अब आप उपग्रह में आएगा, उपग्रह 2 टाइप के होंगे। पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह कम ऊंचाई पर होते हैं। अब जियो सिंक्रोनस यानी भू स्थितिक उपग्रह ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। उपग्रहों में क्या क्या नियम कानून होते हैं ये बता देंगे। फिर केपलर साहब के नियम बता देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? अंतरिक्ष में रॉकेट, ये रॉकेट में बता देंगे भाई। ये सैटेलाइट का क्वेश्चन है बाबू रे मेरे, सैटेलाइट का क्वेश्चन है। सैटेलाइट अभी नहीं पढ़ाए हैं। उल्टा घूमता है कि सीधा घूमता है, पोलर कैसे घूमता है, जियो सिंक्रोनस कैसे घूमता है, जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी कैसे घूमता है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर सैटेलाइट टॉपिक, नॉट इन द ऑर्बिटल और इसके वेलोसिटी। इसी वाला कुछ आगे पूछने लगता है। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? 2 लोगों का अलाउ कर दीजिए प्लीज सर। किस चीज में अलाउ करना है? पृथ्वी कैसे घूमती है सर अपने अक्ष पर? वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है रे बबुआ। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे? चलिए आज के लिए इतना ही रहना।